स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए कॉमन क्वेश्चंस जो कि आईटीआई की होने वाली ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये आज हम लोग क्लास 9 जो है आप लोग यहाँ पर देखेंगे और इसके पहले 1 से 8 तक जो क्लासेज हैं ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं जिसमें बहुत से क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो उनको जरूर देखिएगा आप लोग। उसको देखने के लिए आप यूट्यूब में सिंपली सर्च करना है ग्लोबल आईटीआई के ऊपर क्लिक करना है, फिर प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है। प्लेलिस्ट में आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप इसके पहले की क्लासेज देख सकते हैं क्लास 1 to 8। उसके बाद बात करेंगे इससे रिलेटेड टेस्ट और पीडीएफ आप globaliti.org की वेबसाइट पर फ्री आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है और जो टॉपिक है, टॉपिक मैं आपको बता दूं आज का भी जो टॉपिक है वो कौन सा है, इंग्लिश लिटरेसी है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इसीलिए जो आज के क्वेश्चन है उनकी लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो भी टॉपिक थे जैसे कि आईटी के हों, उसके अलावा आपके मैनेजमेंट के थे, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऐसे जो टॉपिक पहले कराए गए हैं वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कराए गए हैं। और इंग्लिश लिटरेसी के बाद जो टॉपिक कराए जाएंगे वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश में कराए जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये जो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं ये सिर्फ इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी पहली वीडियोज़ में बता चुका हूँ रीज़न क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, वैसे इस सीरीज का इंग्लिश लिटरेसी का 41 क्वेश्चन है। इंग्लिश लिटरेसी में टोटल 80 क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 80 या 81 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। इससे पहले 40 कराए जा चुके हैं। When someone says thank you, we should reply and say। देखिए भले ही यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है बट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हिंदी में, एक एक शब्द की मीनिंग बता देता हूँ। इससे क्या है कि जो यहाँ पर हिंदी नहीं लिखा है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हिंदी में सब समझ में भी आ जाएगा। अगर आपको कोई थैंक यू कहता है, समवन मतलब कोई आपको क्या कह रहा है, थैंक यू कह रहा है, तो हमें रिप्लाई करना चाहिए। शुड मतलब करना चाहिए, चाहिए का। ठीक है, तो हमें रिप्लाई करना चाहिए। क्या रिप्लाई करना चाहिए? ठीक है, जनरली हम लोग कोई हमें थैंक यू कहता है तो हम उसको थैंक यू नहीं कहते हैं, उसको बाय बाय भी नहीं कहते हैं, ना ही उससे हाउ आर यू कहते हैं, हम उससे कहते हैं यू आर वेलकम। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, यू आर वेलकम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ दीज फ्रेजेस विल यूज टू गिव ओपिनियन। अगर आप किसी बात पर अपनी ओपिनियन रख रहे हैं, मतलब हम अपनी राय, ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में मैं अपनी राय देना चाहता हूँ तो उसके लिए कौन सा फ्रेज इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैं, इन्हीं की बात कर रहा है कि इसमें से कौन सा फ्रेज जो है आप इस्तेमाल करोगे अगर किसी चीज़ के बारे में आप ओपिनियन देने जा रहे हो। जैसे किसी और का मोबाइल फ़ोन है, अब उसके बारे में आप बोलने जा रहे हो कि मोबाइल फ़ोन आपका कैसा है, तो आप कैसे बोलोगे, सेंटेंस की शुरुआत किससे करोगे। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके सामने। इट इज़ अबाउट, कैन यू, टेल मी अबाउट, ये सब नहीं होगा। आप बोलोगे आई थिंक मतलब मैं सोच रहा हूँ, या इसे आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से ये मोबाइल जो, आई थिंक ये मोबाइल जो है बेटर क्वालिटी का नहीं है। तो क्या ये मेरा ओपिनियन हो गया ना, मेरी राय। तो अगर मुझे ऐसा सेंटेंस बोलना होगा किसी टॉपिक के बारे में, किसी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं सेंटेंस कहाँ से शुरू करूँगा, बोलूँगा आई थिंक ये मोबाइल जो है उतना बेटर नहीं है, आई थिंक इसमें ये और होना चाहिए था। तो जो आई थिंक वाला ये जो फ्रेज है यही इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43, विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इसके पहले कि आपने ओल्ड क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, मैंने काफ़ी एक्सप्लेन करके पढ़ाया भी है। कम्युनिकेशन 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल। इसको हम कहते हैं मौखिक हिंदी में, और इसको कहते हैं अमौखिक। ठीक है, इसमें वर्बल कम्युनिकेशन वो सभी कम्युनिकेशन होते हैं, उनको हम वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, वो कैसे भी हो, बोलकर हो, ठीक है, बोलकर या लिखकर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सभी कम्युनिकेशन
क्या कहलाएंगे? वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले बता दें कम्युनिकेशन क्या है? बातचीत, अपनी बात दूसरे को कहना, दूसरे की सुनना, अपना मैसेज भेजना, उससे मैसेज रिसीव करना, ये सब कम्युनिकेशन कहलाता है। हिंदी में इसको कहते हैं संचार। ठीक है, तो वर्बल कम्युनिकेशन ऐसे कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, वो भले ही बोलकर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो, और मेरे सामने से अगर आप मुझे रिप्लाई कर रहे होते तो क्या हो जाता है, ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, या आप रिप्लाई कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो, तो ये भी वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। और नॉन वर्बल, जिसमें ना तो शब्दों का प्रयोग हो, जनरली इसमें बॉडी पोस्चर, हमारे जो मतलब हाव भाव हो गया, या फिर इशारे हो गए, इशारों में बातें करना, जिसमें हम बोलते भी नहीं हैं, ठीक है, ना ही लिखते हैं, ना शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन सामने वाला समझ जाता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, कई बार काफ़ी दूर कोई होता है तो हम इशारों में उससे बात कर लेते हैं कि वहाँ ऐसे कह देते हैं कि ऐसे इशारा करते हैं कि वहाँ पहुँच जाना। ठीक है, इसी तरह से, या फिर आप इशारों में, लोग बहुत से गाने भी हैं तो इशारों में आप बहुत कुछ कह लेते हैं किसी को। ठीक है, सामने वाला समझने वाला समझ भी जाता है। तो बस वही चीज़ है, आप लोग समझ रहे होंगे। फीलिंग को ही समझ लीजिए। अमौखिक कम्युनिकेशन मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन आप भी समझ लीजिए, इशारों में तो वही बात हो रही है। तो फिलहाल थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक हो गया, टॉपिक द सेम है, थोड़ा ज़्यादा होगा। विच ऑफ दीज इज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल, कह रहा है नॉन वर्बल कौन सा है कम्युनिकेशन, अमौखिक पूछ रहा है। ठीक है, अमौखिक कम्युनिकेशन कौन सा है इन चारों में से? टॉकिंग टू कॉलेजियस, अपने कॉलेज के दोस्तों से बात करना, कलीग्स लिखा हुआ, सॉरी कलीग्स लिखा है, मतलब आपके साथ जो काम करने वाले सहपाठी सहयोगी हैं उनसे बात करेंगे तो इशारों में क्या, बात करने के बाद बोलेंगे तो शब्दों का प्रयोग होगा ही। टॉकिंग ओवर मोबाइल फ़ोन पे भी बात करेंगे तो शब्द आपके मुंह से निकल ही रहे हैं। ठीक है, अपने कॉलेज के दोस्तों से या वही कलीग की बात हो रही है, टॉकिंग, उनसे भी बात, सेम चीज़ लिखा हुआ है ये, और ये नहीं होगा। देखिए आंसर भी आपका सही होगा। फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे की बनावट, जो हम चेहरे की बनावट होती है वो, जैसे अगर हम किसी को ऐसे देखते हैं बड़ी बड़ी आंखें करके तो मतलब हम उसको मना कर रहे हैं। जैसे मान लो कभी किसी मेहमान या दूसरे के घर चले गए, आप छोटे हैं, वहाँ पर बिस्किट उठा रहे हैं तो आपके पापा गुस्से में ऐसे आंख दिखाते हैं तो आपकी ही फट जाती है कि यार मत उठाओ नहीं तो कुटे जाएंगे। ठीक है, तो क्या है, वही चीज़ है। तो चेहरे, ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं ना फेशियल, चेहरे की बनावट से हम जो चीज़ें कहना चाहते हैं, सब किसके अंतर्गत आता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इवन विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले, पीपल में अंडरस्टैंड योर फीलिंग थ्रू योर, आप किस प्रकार से, आपकी क्या चीज़ देखकर, ठीक है, क्या चीज़ देखकर लोग आपको आपकी भावनाओं को समझ जाएंगे, जबकि आप बोलेंगे नहीं, आप कुछ बोलते नहीं है, उसके बावजूद आपका क्या देखकर सामने वाला समझ जाएगा कि आप वो चीज़ मतलब आपको पसंद है नहीं पसंद है, आप खुश हैं कि नाराज़ हैं, क्या देखकर। यहाँ आंसर आपके सामने है, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे की बनावट से समझ जाएगा वो कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, या मतलब खुश हैं कि नहीं है, चाहिए आपको वो चीज़ कि नहीं चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, इससे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज भी आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? विदाउट स्पीकिंग, मतलब बिना बोले। तो कौन सा कम्युनिकेशन बिना बोले होता है? नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल में क्या आएगा? फेशियल एक्सप्रेशन भी आ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगा, गेस्चर मतलब ये भी आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी सही होगा। ऑल ऑफ द अबव, ऊपर के जितने भी हैं सब नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाते हैं। चलते नेक्स्ट चलते हैं 45। विच एक्सप्रेशन विल यू चूज टू एड्रेस योर बॉस इन एन ईमेल। अगर आप अपने बॉस को, अपने सीनियर को मेल भेज रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं, तो इसमें से क्या लिखते हुए आप भेजेंगे? आपके मेल में क्या चीज़, किस चीज़ से शुरुआत करेंगे? तो अगर मान लीजिए आपके बॉस का नाम है मैकैम लिखा हुआ है ना, जो भी हो, ये इंग्लिश नेम है, तो हे लिखेंगे, डियर लिखेंगे, या फिर डियर सर लिखेंगे। तो आपको पता होगा, जनरली आप लोग मेल भी करते होंगे, हम लोग भी मेल करते हैं कभी कभी एनसीवीटी वगैरह को, तो डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर आंसर जो होगा सी सही होगा। ठीक है, 45 का आंसर सी सही हो जाएगा। आई ज्वाइन मेटल पार्ट टुगेदर, मैं लोहे के टुकड़ों को जोड़ता हूँ। ठीक है,
लोहे के टुकड़ों को मैं जोड़ता हूँ, मैं नहीं, ये सेंटेंस कह रहा है, ठीक है। आई एम तो मैं कौन हूँ, अगर मैं लोहे के टुकड़े को जोड़ देता हूँ, जोड़ता हूँ, तो मैं कौन हूँ बाय प्रोफेशन, मैं कहलाऊंगा वेल्डर, ठीक है। आंसर बी सही हो जाएगा। अब अलग बात है कि फिटर भी जोड़ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली वेल्डिंग का काम किसका है, वेल्डर का, ठीक है। तो 46 का आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब बिना मतलब मान लीजिए कोई वेल्डर नहीं है तो वो भी जोड़ सकता है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें आंसर देना होता है। आई हेल्प इन डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग हाउस। मैं जो है किसी को घर बनाने और उसकी डिज़ाइन तैयार करने में मदद करता हूँ। फिर से मैं नहीं ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं घर बनाने और डिज़ाइन करने में मदद करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, आई एम एन, मैं कौन हूँ, मैं हूँ एक आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, ठीक है। वैसे आर्किटेक्ट होते हैं बट उसका असिस्टेंट यहाँ पे है तो वो भी चलेगा, ठीक है। नर्स नहीं, टर्नर नहीं, फिटर नहीं, ठीक है। यहाँ पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, आंसर सी सही हो जाएगा। आर्किटेक्ट होते हैं ना जो बिल्डिंग के मैप बनाते हैं, बिल्डिंग में कहाँ पिलर होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए, डिजाइन करते हैं वो लोग, ठीक है। 48 क्वेश्चन है, चूज अ करेक्ट रिप्लाई टू द गिवन आंसर। दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, यहाँ से है सिर्फ क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे व्हाट डू यू डू, तो मैं तो छोड़िए, इसमें आंसर देखते हैं क्या बताएगा। तो आंसर होगा कि इट इज़ अ कुमरान नगर चेन्नई। ऐसा नहीं है, कोई आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो तो बताओगे कि यह जो है गाजीपुर उत्तर प्रदेश है, नहीं। आई एम अ डेस्कटॉप पब्लिशर एट ABC सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ये आंसर सही है कि मैं एक डेस्कटॉप पब्लिशर हूँ, ठीक है, या डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ ABC सॉफ्टवेयर सोल्यूशन कंपनी में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आई गो बाय, ये ट्रेन से जाता हूँ, ये सब नहीं बताएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा 48 का। 49 चलते हैं। द एक्सप्रेशन टू सम अप इज यूज्ड टू, ठीक है। जो सम अप मतलब किसी चीज़ को जब हम ख़त्म करते हैं ना, तो उसकी बात कर रहा है, तो उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन यूज किया जाएगा। यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं ABCD, ठीक है। तो आपको देख लेना है, किसी चीज़ को हम जब कह रहे हैं किसी चीज़ को बटोरना, बंद करना, जैसे कि होता है ना कि अरे यार ये मीटिंग ओवर हो गई, तो उस समय की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इनिशिएट मतलब शुरू करना, एक ओपिनियन के लिए पूछना, डाउट पूछना नहीं, एंड ऑफ द डिस्कशन खत्म करना, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा कि जो डिस्कशन चल रहा था उसको सम अप मतलब समेटना, बंद करना, ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए, खत्म करना। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, 49 का ए। विच एक्सप्रेशन वुड यू चूज टू एग्री विथ समवन। अगर आप जैसे कोई किसी टॉपिक पे बात कर रहा है और उसकी बात से आप सहमत है, अगर कोई सामने वाला है वो कह रहा है कि जो मारुति की कार है उसकी माइलेज काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, मारुति की कार जो होती हैं उनका माइलेज अच्छा होता है, तो अगर आप उस चीज़ पर अपनी सहमति जताना चाहते हैं, आप सहमत हैं कि हाँ हाँ आप यह सही कह रहे हो, तो आप सहमत हो तो उसके लिए कौन सा एक्सप्रेशन जो है इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, इन माई एक्सपीरियंस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ कंसीडर, यस बट, ठीक है, हाँ लेकिन, इस तरह से सवाल नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप सही कह रहे हो, ठीक है, आप सही कह रहे हो। मतलब ये तो मैं एग्जांपल दिया है कि कोई भी अगर आप किसी की बात से सहमत होते हो तो उस केस में यही कहोगे ना कि हाँ आप सही कह रहे हो, तो उसके लिए क्या आंसर सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा। 51
बिमला वॉज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ड्यूरिंग द ग्रुप डिस्कशन। देखिए एक जगह ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वहाँ 2 4 10 20 लोग इकट्ठा हैं, किसी टॉपिक पर बात हो रहा है, वहाँ पर एक कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। उस दौरान जो है बिमला क्या कर रही है, किसी दीवार के अगेंस्ट या किसी दीवार के सहारे, कुछ लोगों की आदत नहीं होती टेक लगाना, इस तरह से झुक के खड़े हो जाना, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो वैसे वो उनका पोस्चर है इस समय, ठीक है। तो कह रहा है, यहाँ नीचे सेंटेंस लिख रहा है कि इस कंडीशन में विच एस्पेक्ट ऑफ डिस्कशन डिड सी मिस, कि जो डिस्कशन का रूल है उसमें से क्या चीज़, मतलब जो रूल्स है, एस्पेक्ट्स है जिसको फॉलो करना होता है, उसमें से क्या मिस कर दिया, मतलब बिमला ने, ठीक है। तो बिमला ने क्या किया, इंप्रेसिव बिगनिंग, करेक्ट पोस्चर, स्माइल, लॉर्ड, नहीं, इन्होंने क्या किया, सही पोस्चर में खड़ा नहीं है वहाँ पे, ठीक है, खड़ी नहीं है, ठीक है। उनको जिस तरीके से खड़ा होना चाहिए, सॉरी सी है ना, तो खड़ी होना चाहिए उस समझ लो, ठीक है। कि बिमला अगर प्रॉपर तरीके से उनको वहाँ पे या तो खड़ा होकर डिस्कशन हो रहा है, बैठ के हो रहा है, ठीक है, जो भी है, तो उसको प्रॉपर मैनर में वो वहाँ पे नहीं रही, ऐसे दीवार की तरफ झुकना चेयर करके या फिर सहारा लेके इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो पोस्चर सही नहीं है। तो उन्होंने क्या चीज़ मिस कर दिया, क्या मिस किया, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ डिड सी मिस, मतलब क्या मिस कर दिया उन्होंने, ये तरीका मिस किया वहाँ पे, करेक्ट पोस्चर, ठीक है। आंसर क्या सही हो जाएगा आपका, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन टॉकिंग टू अ कॉलर, ठीक है। अगर हम फ़ोन पर बात कर रहे हैं, किसी का फ़ोन आया हुआ, देखिए होता क्या है कि अभी जो नया सिलेबस है उसमें इवन ये भी है कि जैसे आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लाइंट हैंडलिंग क्या है, कस्टमर हैंडलिंग क्या है, बहुत कुछ है। तो अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सच में पढ़ा जाए, टोटल मतलब थ्योरेटिकली पढ़ा जाए, तो बहुत जानदार सब्जेक्ट है जो आपकी लाइफ में बहुत कुछ सीखने सिखाने का मतलब मौका देता है एक तरह से। लेकिन अभी तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई होती है कि MCQ सॉल्व कर लिया, पास हो गया, नंबर ले आए, लेकिन जितना आपकी ट्रेड इंपॉर्टेंट है ना, उससे कहीं 2 गुना आगे अगर इंडस्ट्री में आपको जॉब करना है तो आपकी लाइफ के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत कुछ होता है सीखने के लिए। तो व्हेन टॉकिंग टू अ कॉलर, अगर फ़ोन पर बात कर रहे हैं, आफ्टर पुटिंग देम ऑन होल्ड, और उनको होल्ड पे रख देते हैं, तो व्हाट शुड वी यू से, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाले को होल्ड पर रख रहे हैं, जनरली कॉल सेंटर वगैरह में ऐसी कंडीशन आती है कि कई बार कस्टमर की कॉल आई, आप उससे रिसीव करते हैं, वो जो क्वेश्चन पूछता है उसको फिर बोलते हैं सर आपकी कॉल कुछ देर के लिए मैं होल्ड पर रख दूँ। जनरली आपकी कॉल तो रखी जाती होगी, आप भी कस्टमर केयर से बात किए होंगे, तो उस दौरान वो आपकी कॉल को होल्ड पे रख के आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सिस्टम वो इन्फॉर्मेशन को ढूंढते हैं, उनको उस समय चाहिए होता है। तो उसी का यहाँ पे कह रहे हैं सेंटेंस कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसके लिए सेंटेंस कौन सा सही होगा, अगर व्हेन टॉकिंग टू आफ्टर पुटिंग होल्ड, मतलब पहले आपने होल्ड पे रख दिया फिर बात कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर होल्ड पे रखने के बाद जब आप बात करेंगे तब फिर बोलेंगे क्या, थैंक यू फॉर होल्डिंग सर। आपको बोलते भी हैं, आपको याद भी होगा कि कहते हैं सर होल्ड पे बने रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर जो है सही हो जाएगा, आंसर सी, ठीक है। बाकी क्या लिख रहा है, नाइस यू हैव नो अदर वर्क, आप ये बोलोगे कि बढ़िया, आपको कोई काम नहीं है, आई टोल्ड यू दैट इज गोइंग टेक लॉन्ग, ये बहुत लंबा जा रहा है, इस तरह से सब चीज़ें नहीं, ये बोला जाता है थैंक यू, ठीक है। आंसर सी। हाउ मैनी फेजेज देयर इज इन अ टेलीफोन कॉल। देखो टेलीफोन कॉल जो है ना, ये कस्टमर हैंडलिंग का जो चैप्टर है उसमें है कि इसमें कुछ फेजेज होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं फेजेज की बात कर रहा है कि कितने फेजेज होते हैं, तो इसमें आपके 3 फेजेज होते हैं, ठीक है। आंसर डी सही होगा आपका। इन चैप्टर्स को पढ़ना हो तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। What are the important aspect of your voice, ठीक है। आपकी आवाज़ के इम्पोर्टेंट पहलू या पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। कि आपकी आवाज़, सही बात है कि आप अगर बात कर रहे हैं तो उसमें भी आप एक मतलब आपकी आवाज़ का भी वहाँ पे कंसीडर किया जाता है। बहुत धीरे भी नहीं बोल रहे हैं, बहुत तेज़ भी आपको नहीं बोलना होता है, ठीक है। मतलब साउंड बहुत धीमी साउंड में या बहुत तेज़ ऊँची आवाज़ में भी नहीं बोलना होता है, और बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना होता है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्पीकिंग, कम्युनिकेशन में भी क्या क्या चीज़ें हैं, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, सुनने का तरीका, बोलने का तरीका, तो ये स्पीकिंग में है कि आपकी वॉल्यूम भी कंट्रोल में होनी चाहिए, स्पीड भी आपकी एक लिमिट में होनी चाहिए कि सामने वाला सुन ले। कई बार कुछ लोग फड़ बोल देते हैं,
सामने वाले का हवा ही नहीं लगती है, एक सेंटेंस सुनता है दूसरा गायब। उसके बाद टोन, टोन मतलब आपकी आवाज़ में मतलब स्वीटनेस होनी चाहिए, मतलब मधुरता होनी चाहिए। आप बड़े प्यार से बोल रहे हैं अगर क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं टेढ़े मेढ़े कि अरे यार तू फ़ोन कर दिया फालतू का पका रहा है, तो ऐसे नहीं बोल सकते आप ना। तो आपकी जो लहजा है बोलने का वो भी प्यारा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से आवाज़ की बात कर रहा है कि आवाज़ वाली कैसे, आवाज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर 54 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। 54 का आंसर डी। नेक्स्ट चलते हैं। यू आर ऑन अ कॉल, ठीक है, आप फ़ोन पर हैं, फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं। आर नॉट एबल टू हियर वेल, सही से आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है। देखिए ये जनरली जो क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं बन रहे। एज अ कस्टमर एग्जीक्यूटिव, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हैं या कंपनी के किसी विभाग में आप कार्यरत हैं, वहाँ पे क्लाइंट्स आपको कॉल कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करोगे, उसके पहलू से ये क्वेश्चन है। एक तरह से ये सवाल उनके लिए हैं जो एज अ कस्टमर हैंडलिंग काम करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहे हैं कि आप एक फ़ोन पर हैं, ठीक है, और आपको आवाज़ सही से नहीं सुनाई दे रही है, आपका जो भी क्लाइंट है, आपका जो ग्राहक है, उनकी आवाज़ आपको सही से नहीं सुनाई दे रही है। हाउ विल यू आस्क द पर्सन टू बी लाउड, अब सामने वाले से आप कैसे बोलोगे कि यार थोड़ा तेज़ बोलो। जैसे दोस्त होता है तो बोल लेते हैं अब कहाँ कुएं में है क्या, थोड़ा तेज़ बोल, इस तरह से आप बोल लेते हैं ना। लेकिन आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, तो उससे आप ऐसे नहीं बोल सकते। तो उसी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। कैन यू स्पीक लाउडली, क्या आप तेज़ बोल सकते हैं, या फिर कह रहा है कुड यू प्लीज़ स्पीक लिटिल लाउडर, क्या सर आप थोड़ा और तेज़ बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्लीज़ भी लिखा हुआ है, एक तरह का रिक्वेस्ट है, मतलब सामने वाले का अच्छा लगेगा ये सेंटेंस बोलेंगे तो, क्या आप थोड़ा और तेज़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर बी सही होगा, ठीक है। सबसे सूटेबल सेंटेंस यही है, ठीक है। स्पीक लाउडली सीधे नहीं बोल दोगे, आपके यहाँ तेज़ बोलो, ठीक है। 55 का बी। यू आर हैविंग ए कन्वर्सेशन विथ योर कलीग, ठीक है, आप अपने साथ काम करने वाले अपने सहपाठी से, अपने दोस्त से आप बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन योर फोन रिंग्स, तभी आपका फ़ोन आता है, मतलब बजता है, यानी कोई और भी कॉल कर लेता है। तो उस केस में व्हाट वुड यू से, अब आप अपने कलीग जो आपका दोस्त है, जिससे ऑलरेडी आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप, ठीक है। यू विल इग्नोर द कॉल, आप या तो फ़ोन को, जो कॉल आ रही है उसको इग्नोर कर देंगे, या यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग, अपने दोस्त या कलीग से रिक्वेस्ट करेंगे टू वेट, इंतज़ार करने के लिए, और यू आंसर द इम्पॉर्टेंट कॉल, जो कॉल आ रही है इम्पॉर्टेंट उसका फिर आप आंसर देंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा कह रहा है आंसर द फोन एंड पुट द कॉलर ऑन होल्ड, कि अचानक से दूसरे का कॉल आया तो पहले वाले को बताया नहीं, दूसरे का उठा लिए, पहला वाला बेचारे को बोल रहा है कि आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, तो वो गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। यू विल टॉक टू द कॉलर एंड लीव योर कलीग स्ट्रैंडेड, ठीक है, कि आप अपने जो कॉलर है उससे बात करिए और अपने कलीग को ऐसे ही छोड़ दिए लावारिस, तो ये नहीं होगा। आप क्या करेंगे, सिंपली बोलेंगे अपने यहाँ पे यू विल रिक्वेस्ट योर कलीग कि भाई थोड़ा सा वेट करो, एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, मैं उससे बात करके फिर वो करता हूँ, ठीक है। तो वो भी वेट कर लेगा, कहेगा सही बात है भाई, वेट, वो भी सामने से कहेगा हाँ ठीक है बात कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। (57) है व्हेन गिविंग नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ओवर अ फोन कॉल हाउ शुड यू स्पीक, ठीक है। आप कैसे बोलेंगे अगर आप किसी के फ़ोन पे मतलब कुछ निगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। निगेटिव इन द सेंस कई बार होता है ना कि खुशखबरी देना, ठीक है, खुशखबरी देना, सर आपको ये लॉटरी लग गई है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, ठीक है। ये सब क्या है, ये तो गुड न्यूज़ है, लेकिन मतलब पॉजिटिव है। लेकिन अगर निगेटिव की बात की जाए, निगेटिव इन्फॉर्मेशन में ऐसा हो जाए कि भाई तुम फेल हो गए, तुम्हारी मतलब ऐसे हो सकता है ना कि भाई तुम फेल हो गए, या फिर ऐसा कुछ होता है कि यार तुम्हारे यहाँ मतलब तुम्हारी ये चीज़, कोई सामान है वो टूट गया, तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई, इस तरह से मतलब ये सब निगेटिव है। तो उस केस में आप कैसे बोलोगे, ठीक है। तो सिंपल फ़ोन करके सीधे बोल दोगे, या फ़ोन करके बहुत तेज़ी से चिल्ला के बोलोगे, या फिर फ़ोन करके आंसर द कॉल एट ऑल, मतलब आंसर ही नहीं करोगे, मतलब बात ही नहीं करोगे, कॉल का आंसर ही नहीं दोगे, या
पोलाइट होके बात करोगे, पोलाइट होके आप बात करोगे, ठीक है। आंसर डी, पोलाइट होके बात करना होता है। पोलाइट मतलब थोड़ा प्यार से, ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। आंसर डी। चूज द ऑड वर्ड। ऑड मतलब जो सही नहीं लग रहा है इनमें। जैसे कई बार होता है ना कि अरे यार बड़ा ऑड लग रहा है ये। ऑड मतलब जो बाकी जैसे 5-6 चीज़ें हैं, 5-6 हैं, और ये सब क्या है कि 4 एक जैसे लग रहे हों और ये थोड़ा अलग ही लग रहा हो। जैसे आप ये सब कौवे हैं, ठीक है, कौवे बैठे हुए हैं ब्लैक ब्लैक, और उसमें एक सफ़ेद हंस बैठ जाए तो थोड़ा सा ऑड लगेगा ना, ये सफ़ेद क्या है इसमें, ठीक है, तो हट के। तो यहाँ पर आप देखिए प्लीज़, सॉरी, थैंक्स, ये तो सेंटेंसेस है नॉर्मल, मतलब ये एक जैसे सेंटेंस है ना कि सॉरी भी बोला जाता है, थैंक्स भी बोला जाता है, प्लीज़ भी बोला जाता है। लेकिन ये पेपर क्या है, एक अजीब सा यहाँ पे इनके साथ तो नहीं सेट हो रहा है ना, प्लीज़, सॉरी और इनके जैसा ये लग नहीं रहा, ये अलग ही है। तो यही ऑड ढूंढना था आपको, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, क्योंकि पेपर शब्द इनसे कहीं भी दूर दूर तक मैच नहीं होता है, ना ही इनके नेचर का है, एकदम ऑड ही है, एक तरह से अलग ही है। फिल इन द ब्लैंक विद द राइट वर्ड। यहाँ पे सुटेबल वर्ड आपको करना है। कंपनी गुड्स टू वियतनाम। कंपनी जो है वियतनाम, वियतनाम क्या है, वियतनाम एक देश है, वहाँ कंपनी जो है सामान भेजती है। सामान भेजना दूसरे देश को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है एक्सपोर्ट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा कि कंपनी जो है मटेरियल जो है एक्सपोर्ट करती है वियतनाम को, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पर एक और सीन है, टू मतलब वियतनाम भेज रही है, अगर यहाँ पे फ्रॉम रहता तो वियतनाम से क्या करती, तब खरीद रही होती, तो उस केस में बाई आंसर होता है, ठीक है। लेकिन टू मतलब वियतनाम जा रहा है, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कर रही है, ठीक है। What will the right statement for blank है? There is a fire in a factory, ठीक है। अगर किसी फैक्ट्री में आग लगी है तो वहाँ के लिए सही सेंटेंस कौन सा होगा? नीचे जो भी लिखा हुआ है, अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में आग लग गई, तो वहाँ पे बोर्ड या कोई बोल रहा हो या कोई बोर्ड लगा दिया, उस पर क्या लिखा होना चाहिए, उसके लिए कौन सा सेंटेंस यहाँ पर सही है, ये आपको देखना है। वहाँ पे एक क्या लिखा रहेगा? वाटर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, वाटर प्रॉब्लम इज सॉल्व, या लिखा रहेगा वो एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब अंदर जाना मना है, या लिखा रहेगा कि आप अंदर जा सकते हो, या लिखा रहेगा वी वोन द मैच कि हम मैच जीत गए, ठीक है। मैच जीतने का लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। कहीं आग लगी हो तो अंदर जाने का तो बोर्ड सवाल ही नहीं उठता। पानी की समस्या खत्म हो गई, ये वहाँ कोई तुक नहीं बनता है। आंसर आपका क्या होगा? एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब अंदर जाना मना है। आग लगने की कंडीशन में ये सेंटेंस सुटेबल रहेगा। आंसर बी, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जो ढेर सारा करते हैं ना सब कर दीजिए। और लेकिन इन सब के साथ पढ़ाई भी करिए, सीरियसली करिए, ठीक है। लाइफ में सिर्फ एग्ज़ाम ITI का नहीं है, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे फेजेज होते हैं जिसमें ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। थैंक यू।